मुद्दा है कि विवेक के हत्याकांड पर आखिर सियासत क्यों, विवेक तिवारी हत्या पर क्यों कर रही है सियासत ये राजनीतिक पार्टियां। दरअसल एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के अगले दिन ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता विवेक तिवारी के घर पहुंच गए थे। ये तस्वीरें इस समय हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विवेक की जो पत्नी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची है। उप मुख्यमंत्री खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको मुख्यमंत्री के पास लेकर पहुंचे हैं और परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। ये एक्सक्लूसिव विपक्ष है कि हमला बोलने से बाज नहीं आ रहा है और सरकार भी लगातार पैच वर्क कर रही है। इतने दिनों से ये परिवार मांग कर रहा था योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए और आज वो वक्त आया जब ये परिवार मिल पाया। पहली बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। राकेश त्रिपाठी जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो हमसे जुड़ गए हैं। अजीम खान स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हैं, वो हमसे जुड़ गए। राजीव त्यागी जी कांग्रेस के नेता हैं, वो हमसे जुड़ गए। श्रीधर पाठक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। विवेक अवस्थी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और श्रीधर पाठक जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है सर, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि जब एक ऑफिसर को, एक सिपाही को, एक जवान को वर्दी मिलती है तो क्या उसको लाइसेंस मिल जाता है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर वो किसी को भी मार दे? क्या ट्रेनिंग में का ये हिस्सा नहीं होता है कि कब उसको फायरिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए? नहीं, ट्रेनिंग का ये मुख्य हिस्सा होता है कि उसे फायरिंग कब करनी है और कैसे करनी है और फायरिंग हो जाने के बाद उसे क्या क्या करना है। लेकिन सिपाही के रैंक पर ये ट्रेनिंग राइफल की फायरिंग के लिए दी जाती है क्योंकि ये उसका निजी असलहा हो जाता है। जी श्रीधर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सिपाही है प्रशांत चौधरी, इसकी पहले से छवि इसी तरीके की थी। इसने अपने घर के बाहर लगाया हुआ था पीके द रॉयल जाट, इसको पीके द डॉन भी कहा जाता था। तो क्या सीनियर अधिकारियों की जानकारी में कुछ इस तरीके के मामले नहीं आते हैं कि अगर कोई आदमी इस तरह से दबंग और सिंघम बनने की कोशिश कर रहा है और उसका इतिहास पुराना ठीक नहीं है, वो इसी तरह लड़के लड़कियों को रोकता है, उगाही करता है और बंदूक का इस्तेमाल कर देता है, तो क्या जानकारी नहीं होती है कि इस तरह की घटनाओं को होने से ही रोका जा सके? सर, एक गरीब मर गया है, उसकी बेटियां अनाथ हो गई है, बीवी सड़क पर आ गई है। बिल्कुल, परिवार के प्रति संपूर्ण पुलिस विभाग की पूरी इसके साथ सहानुभूति है और पुलिस ने जो कुछ भी किया वो निंदनीय है। ये सारी चीजें अलग हैं, लेकिन किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इस तरह के आचरण के बारे में कि सिंघम बनने की कोशिश कर रहा है, ये जानकारी उस संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से मिलती है। किसी सिपाही के बारे में उसे डायरेक्ट तब तक कोई जानकारी नहीं हो सकती जब तक इसकी कोई शिकायत उसके पास न पहुंचे, क्योंकि इस तरह के अफसरों की संख्या एक जिले में 1-2 हुआ करती है। तो ऐसी हालत में संबंधित थानाध्यक्ष का ये उत्तरदायित्व था कि इस व्यक्ति का जो आचरण है कुछ इस तरह का है। हमें ऐसा लगता है कि विभिन्न भर्तियों के दौरान कुछ आपराधिक मानसिकता के लोग पुलिस में भर्ती हो गए हैं जी। इनको वीड आउट किए जाने की जरूरत है और इस संबंध में सरकार को एक प्लान बनाना चाहिए। वो चाहे खुला प्लान हो, चाहे गोपनीय प्लान हो, वो किससे कंसल्टेशन करते हैं ये सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन सरकार को बिल्कुल पाठक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकारें करें तो करें क्या, वो तो खुद ही अपराधियों से भरी हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश त्रिपाठी का रुख करना चाहूंगी, बीजेपी के नेता हैं। राकेश जी, बहुत देर अच्छा कदम योगी आदित्यनाथ ने उठाया है कि उन्होंने मुलाकात की आज परिवार से, लेकिन बहुत देर कर दी सर। देखिए, मुख्यमंत्री जी लखनऊ में थे नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही घटना का संज्ञान हुआ तुरंत ही निर्देशित किया था कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होगी, एसआईटी गठित करने की। यह मजबूरी हो गई थी। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने विपक्ष एकजुट हुआ और हमलावर हुआ तो कहीं ना कहीं आपको डर लगा और उसके बाद आपको मिलना पड़ा। मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं कि सरकार डर के कारण काम नहीं कर रही है, सरकार किसी दबाव के कारण काम नहीं कर रही है। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि जो भी गलत करेगा, उसने खाकी वर्दी पहन रखी हो या खादी कपड़े पहन रखे हो, कोई भी अगर कानून हाथ में लेने का काम करेगा तो उसके साथ कठोरता से व्यवहार होगा। और ऐसे व्यक्ति जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो समाज की रक्षा करने का दायित्व निभाएं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हम और ज्यादा कठोरता से कार्रवाई करेंगे।
इसीलिए हमने इस मामले में तय किया है कि इस मामले की एसआईटी से कठोरता तो हम देख ही रहे हैं। एक गरीब औरत सड़क पर आ गई है, बच्चियां अनाथ हो गई हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे। तो पहली बहस का आज बड़ा मुद्दा यह है कि विवेक हत्याकांड पर आखिर सियासत क्यों की जा रही है। हमारे साथ राजीव त्यागी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और अजीम खान जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस के नेता का रुख करूं उससे पहले अजीम खान साहब का रुख कर लेती हूं। खान साहब, जिस तरीके से अभी हमने अखिलेश यादव को सुना, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मुद्दा मिल गया सियासत करने का। वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार, योगी सरकार ऐसे ही फलती फूलती रहे ताकि हम पूर्ण बहुमत में आ सके। शर्मनाक है ये बयान। देखिए शोभना जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि यह विपक्ष का इशू नहीं है। आज ये विपक्ष हमलावर नहीं है। अगर आप देखें तो आज विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कुछ लोग, आप खासतौर से आप देखें कि रंजना तिवारी जो विधायक है बीजेपी की, उन्होंने सवालिया निशान सरकार पर खड़ा कर दिया है। उन्होंने पुलिस पर सवाल खड़ा किया है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आई विटनेस को 17 घंटे हिरासत में रखा, और इस तरीके से पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, सत्ता पक्ष पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा सत्ता पक्ष से और शासन सरकार से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। खान साहब, आपसे मेरा यह सवाल है कि अगर आप सरकार में होते और आपकी पुलिस बेकाबू हो जाती तो आप क्या करते? योगी सरकार ने कहा था कि इस तरह से मांगो, वो तो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी पुलिस को फ्री हैंड दिया, उन्होंने कहा कि अपराधियों को मारो, और कोई एक पुलिस वाला इस जो कहा जाए आदेश का मिसयूज करता है, तो इसमें योगी सरकार क्या करेगी? ये आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप सरकार में होते तो आप क्या करते? योगी सरकार की इंटेंशन पे तो नहीं सी बात है। मुझे 2 मिनट, मुझे नहीं, मैं अब मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। बताइए। योगी सरकार के राज में 1.5 साल में 2300, योगी सरकार के राज में 2351 इनकाउंटर हुए, तमाम फेक इनकाउंटर हुए, और जिस तरीके से पुलिस का मनोबल बढ़ा फर्जी इनकाउंटर को लेकर के, और सरकार ने उनका मनोबल बढ़ाया, उनको दबाया नहीं, और वो मनोबल का नतीजा है कि आज की डेट में एक आम शहरी को वो मारने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप ये जानिए कि 2 जुलाई 18 को नोटिस जारी किया था सरकार के खिलाफ। हम कहना यह चाह रहे हैं कि जिस तरीके से फर्जी इनकाउंटर का खेल शुरू हुआ, और इस केस में मैं बताऊं विवेक तिवारी वाले मामले में कि डीएम ने खुद कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। जिस तरीके से सादे कागज पे दस्तखत करा लिया गया आई विटनेस का, उसपे मनगढ़ंत एफआईआर तैयार किया गया, और डीएम महोदय ने उसपे जांच के लिए जिस तरीके से आदेश दिया, उसमें यह दिखाया गया कि ये अवाही खराब है। आप लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? अवाही खराब है। सरकार किसी की भी रहे, हम आम आदमी ऐसे ही जानवरों की तरह मरते रहते हैं सड़क पे सर, और आप लोग सिर्फ मौके का फायदा उठाते हैं। आज आप पक्ष में हैं, कल आप विपक्ष में हैं। मेरे साथ राजीव त्यागी जी कांग्रेस के नेता बने हुए हैं। क्या माना जाए कि योगी सरकार ने यह कहा था अपनी पुलिस को कि क्रिमिनल्स को खत्म कीजिए, अगर पुलिस उसका दुरुपयोग करती है तो क्या इसमें योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक है? राजीव जी, देखिए, बहुत विनम्रता से 3 विषयों पे अपनी बात रखना चाहूंगा। पहला विषय तो यह है कि स्टेट के अंडर में पुलिस होती है, और पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट को, वो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है ना बताती है, सारी चीजें स्टेट के हिसाब से कार्य करती है। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि स्टेट ने यह हत्या कराई है, राज्य ने यह हत्या कराई है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था अपने बयान में, जब गरिमा भूल गए मुख्यमंत्री पद की, ठोक दो। ठोक दो का मतलब होता है कि जो भी सामने आए उसको ठोक दो, बात ना माने तो ठोक दो, काम ना करे तो ठोक दो, अपराधी हो तो ठोक दो, आम आदमी हो तो उसको ठोक दो। तो ये मुख्यमंत्री की जो भाषा है, उस भाषा का फायदा पुलिस वाले ने उठाया, पहली बात। दूसरी बात, बहुत विनम्रता से एक बात और कहना चाहूंगा, जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस दिन गाजियाबाद शहर में थे, और गाजियाबाद शहर से सारी कमान संभाल रहे थे, और उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पुलिस वाले ने सेल्फ डिफेंस में कार्य। राजीव जी से हमारा संपर्क टूट गया है, अभी फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विवेक अवस्थी जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक जी, क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हम सुनते रहते हैं? पुलिस वाले एक आम आदमी को खुलेआम सड़क पर मार देता है। ये जो सिंघम बनने की कोशिश है, क्या ये फिल्मों की देन है कि सिंघम बन रहे हैं, कहीं भी किसी को मार दिया जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, और इसी तरह के हीरो जो है वो अवतरित हो रहे हैं पुलिस में भी?
देखिए, फिल्मों का असर तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जिस समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और उन्होंने कहा ठोक दो, पुलिस वालों का मनोबल इतना बढ़ गया, इतने एनकाउंटर्स हुए कि उसके बाद उनको रोकना मुश्किल हो गया। दूसरी चीज, हमारी पुलिस को, यूपी पुलिस को खास तौर से कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनको सेंसिटाइज नहीं किया गया है कि आम आदमी से किस तरह बर्ताव करें। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जुड़ते गए और लॉलेसनेस बढ़ती गई। पुलिस जो वसूली करती आई थी वो आज भी कर रही है। लोग गाड़ी अपनी पुलिस वाले के पास के सामने रोकना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता पूछने के लिए भी रुकेंगे तो उनको हैरास किया जाएगा, उनसे गाड़ी के कागज मांगे जाएंगे, पूछा जाएगा इस समय तुम क्या कर रहे हो, कहां से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो। इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि आम आदमी पुलिस से डरने लगा है। एक साइकोलॉजी हो गई आम आदमी की कि पुलिस वाले को देखो तो वहां से भाग जाओ। उसी का नतीजा है जो गोली चली है। गोली चलानी थी, आपको किसी को रोकना था, आप गाड़ी के टायर पे गोली चला सकते थे। गोली नहीं भी चलानी थी, आप आगे मैसेज कर सकते थे, बैरिकेड किया जाए, इस गाड़ी को रोका जाए, ये गाड़ी यहां से भाग रही है। आप 100 नंबर पे फोन कर सकते थे। लेकिन ये ट्रिगर हैप्पी कॉप्स जो है यूपी के, ये इस सरकार की जो है देन है। इस सरकार ने ही उनको जरूरत से ज्यादा छूट दी, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। ठीक है, श्रीधर पाठक जी, आपका रुख करना चाहूंगी। एनएचआरसी ने 2017 में एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश, पूरे देश में जितने एनकाउंटर होते हैं उससे दुगने चौगने सिर्फ उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो क्या मानते हैं सर कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराधी हैं या यहां की पुलिस ओवर एक्टिव है? क्या कारण है कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स, चाहे वो फर्जी हो चाहे वो ठीक हो, उत्तर प्रदेश में होते हैं? क्या कारण आप देखते हैं सर? नहीं, उत्तर प्रदेश सभी प्रांतों से बहुत बड़ा प्रदेश है। सबसे ज्यादा इसकी जनसंख्या है। इसकी जनसंख्या 20% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है और इस समय 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 32 करोड़ है। इसलिए सबसे ज्यादा क्राइम यहाँ पर है और जो एनसीआर का रीजन है वो क्राइम प्रोन है। वहां के हवा पानी में कोई ऐसी चीज है जिससे कि वहां का क्राइम बहुत ज्यादा है। तो ऐसी हालत में हमारा जो पुलिस सिस्टम है इस तरह के क्राइम के लिए इस समय पर ठीक नहीं है। इसको ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, ज्यादा तकनीकी लोगों की जरूरत है। 5000 साइबर क्राइम हर साल हो रहा है जी। कुछ कम कुछ ज्यादा ये अलग चीज है, लेकिन ये किसी अन्य प्रांत में नहीं है इतना। पाठक साहब, मैं आपसे बहुत इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 12 साल में कुल मिलाकर 1241 फर्जी एनकाउंटर हुए, जिसमें से 455 मामले यूपी के ही हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो पूरे देश का आधा हिस्सा यूपी नहीं है कि आधे से आधे के करीब जो आंकड़े हमें वहीं से मिल रहे हैं। लेकिन चलिए, मेरा सवाल आपसे यह है पाठक साहब कि क्या आप इस चीज को जिम्मेदार मानते हैं कि यूपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने खुला हाथ पुलिस को दे दिया और उसका ये खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है? योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ कहा उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि पुलिस अपना मनोबल कमजोर न करे और वो थाने में गुंडों से पीटी न जाए। लेकिन योगी का यह कहना कभी नहीं रहा होगा कि किसी को बिना पूछताछ किए ही गोली मार दीजिए। ये शुद्ध रूप से अपराध है, इसका एनकाउंटर से कोई मतलब नहीं है। अपराध को सर, ये भी तो इसीलिए है ना क्योंकि आपकी पुलिस नाकाम है आम आदमी को ये विश्वास दिलाने में कि ये जो वर्दीधारी है ये गुंडा नहीं होगा, ये कोई अपराधी नहीं होगा। फिलहाल इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी को मिलने के लिए बुलाया है। अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ ने विवेक की पत्नी के साथ मुलाकात की थी और ऐसा माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में उन्होंने डीजीपी को कॉल किया है, उससे मुलाकात उन्होंने करने के लिए उन्हें बुलाया है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विवेक की बेटियों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात करी। कल्पना जो उनकी पत्नी है, उनका कहना है कि मुझे योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, विवेक मर्डर केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को बुलाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या अपडेट है आपके पास? योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को कॉल किया है। देखिए सोमना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 50 मिनट की मीटिंग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्वर्गीय विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना की चली है। इस दौरान कल्पना ने अपनी जो प्रमुख मांगे थी, 3 प्रमुख मांगे थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए की मांग, उनको सरकारी नौकरी, उनको रहने के लिए मकान और उनके घर की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा की मुख्य मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सोमना, वो ये है
कि आखिर सरकार और जो पुलिस है इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। उस समय ऐसे तरीके से व्यवहार था, जिस तरीके से उन्होंने सारे मामले, सीएम ने जिस तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया, इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। और कल्पना ने उन लोगों, बिल्कुल अरविंद, सवाल बड़े वाजिब हैं कल्पना के कि इतनी देरी आखिर क्यों की गई है। 3 दिन बीत गए हैं, अब क्यों डीजीपी को बुला रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये काम तो उनको 3 दिन पहले कर लेना चाहिए था। अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश में लगे रहे तमाम अधिकारी। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विवेक जी भी मौजूद है। विवेक जी, आप डीजीपी साहब को भी सुन रहे थे, आंकड़ों की भी बात हमने करी। क्या कारण है कि हमारा समाज इतना अराजक होता जा रहा है, चाहे वो वर्दीधारी हो, चाहे सिविलियन हो, मॉब लिंचिंग की क्या कारण आप देखते हैं, अगर हम बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट में करें तो? देखिए, अगर इस केस की आप बात करें तो इस केस में शुरू से लीपापोती करने की एक बड़ी कोशिश की गई। अगर आप याद करें, जो पहली एफआईआर हुई थी उसमें 2 अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। इनके नाम नहीं डाले गए। परिवार का यह कहना है कि उनको धमकाया गया, उनसे कहा गया कि वो उस तरह के बयान दें जो कि पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को सूट करते हों। वहीं जो इसकी विटनेस थी उसको उससे भी सादे कागज पे साइन कराने की बातें सामने आई। लेकिन जब ये मीडिया प्रेशर इस केस में बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद पुलिस को दूसरी एफआईआर करनी पड़ी। पहली चीज, आम आदमी सड़क पर सेफ नहीं है, और दूसरी चीज, कोई अपराधी जेल में सेफ नहीं है। अगर आप याद करें तो कुछ समय पहले जेल में किसी को 10-12 गोली मार दी जाती है, तो अराजकता तो पूरी तरह से फैली है, क्या जेल के अंदर, क्या जेल के बाहर, और क्या रोड पर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राजीव जी के साथ मेरा संपर्क टूट गया था, वो फिर से एक बार संपर्क में आए। राजीव जी, आपने कहा था कि जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो ये एक तरह से देखा जाए तो स्टेट का ऑर्डर होता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ठोको, और उसका ये खामियाजा इस बेचारे मैनेजर को भुगतना पड़ा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 97 में कांग्रेस की सरकार थी, जब दिल्ली में कनॉट प्लेस हत्याकांड हुआ था, एसएस राठी ने एनकाउंटर किया था, तो क्या तब भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया था पुलिस को मारने का? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब भी एनकाउंटर हो और इस तरह के एनकाउंटर हो वो गलत होते हैं, किसी की भी सरकार हो, और उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन पुलिस का जो रवैया है, जिस तरह से स्टेट ने बिल्कुल खुलेआम छोड़ दिया है, शासन के हाथ में प्रशासन की लगाम हुआ करती है, लेकिन यह लगाम ही छोड़ दी गई है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 17 एनकाउंटर्स में स्टेट सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा नोटिस जारी किया इनकाउंटर्स को लेकर के। और जैसे मेरे पत्रकार बंधु ने कहा कि जेल में जाकर अपराधी को मार रहे हैं, और इसका मतलब अराजकता पूरे प्रदेश में है। मैं एक चीज और देना चाहता हूं, एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। फिरोजाबाद का एक वाक्य है, आरएसएस का एक वर्कर थे, आरएसएस के वर्कर की हत्या कर दी गई, और उस हत्यारे ने उनके परिवार को इतना प्रताड़ित किया फिरोजाबाद में कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली 2 दिन पहले। ठीक है, मतलब तो आप ये किस तरह से कार्य कर रहा है, स्टेट किस तरफ प्रदेश को ले जा रहा है। ठीक है राजीव जी, बने रहिए। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के नेता हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपको बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता लेकर आई थी। खूब एनकाउंटर्स भी आपने किए, एक से एक नारे, एंटी रोमियो स्क्वाड, हर तरह की आपने मुद्दे दिए जनता को ये बताने के लिए कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था तो वहीं की वहीं है। अपराधी तो छोड़िए, फेक एनकाउंटर्स तो छोड़िए, आप तो आम आदमी को सड़क पर मार दे रहे हैं। देखिए स्वप्ना जी, 2 बातें मैं कहूंगा। एक, पहली बात कि स्वर्गीय विवेक तिवारी की हत्या हुई है, यह एनकाउंटर नहीं है। एक दुर्भाग्यपूर्ण, दुस्साहसिक, आपराधिक वारदात के नाम पर एनकाउंटर्स में मारे गए अपराधियों के पक्ष में खड़ा होने का काम समाजवादी पार्टी, लेकिन आपकी पुलिस बेखौफ तो इसीलिए हुई है ना राकेश जी। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ठोको, मारो, तो इसका मतलब कि वो पुलिस को फ्री हैंड देने का एक तरफ अच्छा काम करता है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने की आजादी भी दे देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं आजादी दे देता। अगर आजादी दी होती तो आज 302 का मुकदमा दर्ज न हुआ होता। आजादी दी होती तो हुए होते। अगर आजादी दी होती तो भाई आप जवाबदेही अगर सरकार की मानते हैं तो सवाल इस बात का शोभना जी कि पहले एफआईआर फर्जी तरीके से किया गया, चाहते हैं दस्तखत करा करके जिस तरीके से गुमराह किया गया, इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। सरकार की मंशा पर सवाल उठता है, और आज यहाँ क्लीन चिट दे रहे हैं कि 302 का मुकदमा लिखा गया। कौन सा एहसान किया गया? सरमानी चाहिए, कौन सा एहसान किया गया? एक शख्स को, काम शहरी को मार दिया गया। सरकार की मंशा पर
सवाल उठ रहा है और आज यहाँ क्लीन चिट दे रहे हैं कि 302 का मुकदमा लिखा गया। कौन सा एहसान किया गया? सर मानी चाहिए कौन सा एहसान किया गया? एक शख्स को, एक आम शहरी को मार दिया गया, आम शहरी को मार दिया गया। आम शहरी सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में। आप लोगों ने पागल बना के रखा हुआ है इस देश की जनता को। बिना बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं आप। आपके राज्य में अपराध 46% बढ़ गया है। आपके राज्य में अपराध 46% बढ़ गया है। खान साहब आप रहने दीजिए। खान साहब, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको अपराध के नाम पर ही नकारा था, तो आप तो अपराधों का आंकड़ा नहीं दें तो अच्छा है, लेकिन बहुत ही अजीब रवैया आप नेताओं का है। हमने फर्जी इनकाउंटर नहीं किए थे, हमने फर्जी इनकाउंटर शोभना जी नहीं किए थे। तो आप तब करते ना जब आप अपराध को लेके सेंसिटिव होते हैं। पीड़ित परिजनों की और पीड़ा बढ़ती है जब तू मैं देखते हैं। मैं निवेदन से कह रहा हूं, आपको जो आरोप सरकार पर लगाने हो आप आरोप लगाइए, लेकिन जनता सुनना चाहती है। मुझे मौका दिया जाए, बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल आपको मौका उन्होंने दिया है, फिर मौका देंगे। लेकिन जनता अपेक्षा कर रही है कि सरकार का पक्ष क्या है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है। अरे सर, आप नेताओं ने ना पागल कर दिया है हम लोगों को। सर, हम लोग एकदम पागल हो गए। आम आदमी इस देश का ना एकदम बौखला गया है, समझ में नहीं आ रहा है किसको वोट दें, किसको ना वोट दें। हर तरफ एक ही बात है। डिबेट के लिए आपसे सवाल करते हैं तो आप लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस के नेता जी। राजीव जी बताइए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं, जो डीजी साहब को बुलाया है आज मुख्यमंत्री महोदय ने, इसका मतलब मेरी बात तायद हुई और मैंने जो कहा था कि डीजी साहब ने इस पे पानी फेरने का काम और पर्दा डालने का काम किया, इस अपराध पर शुरू से काम किया है। देखिए, पुलिस में 3 व्यवस्थाएं होती हैं, डीजी से लेकर एसएसपी, एसएसपी से लेकर के कोतवाल, कोतवाल से लेकर के कोतवाल का एक हमरा होता है। हमरा को भी पता होता है कौन पुलिस वाला किस तरह का व्यक्ति है, क्या उसका चरित्र है, तो निश्चित रूप से सबको पता है सबका। लेकिन प्रदेश की सरकार ने इनको बेलगाम छोड़ा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बेटी बचाओ का नारा दिया था, पढ़ाओ का नारा दिया था, तो आप देखिए जिस टाइम प्रधानमंत्री महोदय चुनाव प्रचार कर रहे थे 2016 में, तो उन्होंने कहा था भाइयों बहनों पूरे उत्तर प्रदेश में 6 बजे के बाद बेटियां घर से नहीं निकल सकती। ये मुद्दा बेटियों का नहीं है इस समय सर। पार्टी के विधायक राजीव जी और अन्य बहुत सारी जगह राजीव जी, मैं आपसे विनती करूंगी सर, मुद्दे को भटकाइए मत। विवेक जी, जिस तरह से राजनीति शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं, मैं कानून व्यवस्था पे आ रहा हूं, कानून व्यवस्था पे आ रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 42% अपराधों में वृद्धि हुई है जब से योगी सरकार बैठी है, तो अपराधों की बात तो होगी। महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी मार दिए जाते हैं। किस तरह की सरकार है ये जो कानून व्यवस्था को बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पा रही? चलिए सर, आपकी सरकारों को भी हमने देखा है, रहने दीजिए राजीव जी, आपकी सरकारों को भी देखा है। जी विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, नेताओं को आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। कोई भी मुद्दा हो, किसी की भी सरकार हो, मुद्दा लपक लिया जाता है। मैं कह रहा हूं, विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा जी। देखिए, मैं शोभना आप एक बात बहुत छोटी जोड़ना चाहूंगा जी, कि पॉलिटिकल भाषा जो है वो दूषित हो चुकी है। बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री कहता है अब जो मिलेगा उसको ठोक देंगे। ये ठोक देंगे कौन सी भाषा है? ये एक मुख्यमंत्री के लेवल की भाषा है। एक मुख्यमंत्री को शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, ठोक देंगे, ये कौन सी भाषा है? किस भाषा की बात हो रही है? ये पॉलिटिकल लैंग्वेज है क्या? बिल्कुल। और वहीं अखिलेश यादव क्या बयान दे रहे हैं कि फूले फलें और ऐसा करें तो हम 350 के सीटें लेके आएंगे, पूरे बहुमत से आएंगे। वो क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि और बेगुनाह लोग सड़कों पे मारे जाएं? ये किस तरह की ओछी राजनीति हो रही है? ये किस तरह की राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? राजनीति का स्टैंडर्ड आज की तारीख में जितना गिर चुका है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं गिर सकता। सर, मैं रोज इस पहली बहस को लेकर आती हूं और जिस तरह से डिबेट के मुद्दे से हटकर हम किसी और ही मुद्दे पर लड़ाई करने लगते हैं, संवेदनहीन हो चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर। देखिए, एक बात मैं निवेदन के साथ शोभना जी जल्दी कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। सारे विपक्ष के आरोपों को जिम्मेदारी से सुनता हूं जी, मैं धैर्यपूर्वक सारे आरोपों को सुनता हूं। बताइए, लेकिन जिससे जवाबदेही की आप अपेक्षा करते हैं, अगर उसको जवाब देने से बाधित करें, आप उसको जवाब देने से रोके और ये हो रही है तू मैं चुपचाप सबको सुन रहा हूं। मैंने चुपचाप सुना, मैं निवेदन करके कह रहा हूं, सरकार को जो भी कदम उठाने चाहिए सरकार वो कदम उठा रही है। पीड़ित परिजन स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। पीड़ित परिजन उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे भी अपनी वर्जन रखना है, मुझे भी अपना वर्जन रखना है, मुझे भी तो मौका दिया जाए। कर रहे हैं, आपने बहुत सफाई दिया, 3 दिन से सिर्फ सफाई दे रहे हैं। जो आरोपी है, अब
मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर डंडा उठा लेगी तो बेचारी जाएगी कहाँ? मजबूरी है उसकी, समझने की कोशिश कीजिए। बोलिए खान साहब, आप कुछ कह रहे हैं। दबाव में है शोभना जी, दबाव में है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से आरोपी कोई दबाव नहीं कॉन्फ्रेंस कर रहा है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, थाने में दबा रहा है, फ्री इस मीडिया बात को के समझिए, सामने, बहुत बड़ी बात है। मीडिया के सामने 24 घंटे मीडिया उनके घर पर है। फ्री मीडिया के सामने कोई दबाव में कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है दबाव में है, उनकी पत्नी दबाव में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पाठक साहब, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आप दोनों ही आप घिरे बैठे हुए हैं, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ समाजवादी पार्टी है। सर, कहीं ना कहीं एक आम नागरिक होने के नाते आज शर्म जरूर आ रही होगी आपको भी कि क्या देश है, क्या नेता है। सर, किसी भी मुद्दे पे सियासत शुरू कर देते हैं। पाठक साहब। हाँ, बताएं। पाठक साहब, आपसे सवाल यह है कि एक आम नागरिक होने के नाते आज कहीं ना कहीं शर्मिंदगी आपको भी हो रही होगी। सर, एक तरफ आपके बीजेपी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस के भी है। इन नेताओं को बस मुद्दा मिलना चाहिए सरकार को घेरने का, चाहे पक्ष में रहे जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और हम कोई आम जनता से अलग थोड़ी हैं, हम लोग भी उसी समाज के अंग हैं। और भिन्न भिन्न समय पर जनता ने भिन्न भिन्न पार्टियों को विभिन्न कारणों से उनको रिजेक्ट किया है। जनता के सामने दिक्कत यह है कि वो कोई 7वीं 8वीं पार्टी नहीं पैदा कर सकते हैं। इन्हीं में से किसी न किसी एक को चुनना है। और इनमें अच्छे शासक भी रहे हैं जिनका नाम लोग रो रो करके लिया करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, गोविंद वल्लभ पंत आने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे। कोई गोविंद वल्लभ पंत नहीं आने वाला है। शोभना जी, मुझे 1 सेकंड का मौका दे दिया जाए। जी चलिए, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे विवेक जी का रुख करना है। बोलिए। जी शोभना जी, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आरोपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसने इस बात को कहा कि हम लोगों को पुलिस प्रशासन ने ये इजाजत दी थी। आईजी जोन में हम अमिताभ ठाकुर नहीं, आईजी जोन ने और एसएसपी महोदय ने यह निर्देशित किया था कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसे गोली मार दो। भी आ गया था मीडिया में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप नेताओं को यही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से अमिताभ ठाकुर एक आईपीएस अधिकारी को धमकाया था, वो ऑडियो भी फोन मीडिया के सामने आ गया था। तो प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। जी विवेक जी, बोलिए, जवाब दीजिए विवेक जी। मुद्दे को भटका रही है। मैं बिल्कुल नहीं भटका रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भटका रही हूँ। एक आरोपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहा है कि आला अधिकारियों ने निर्देशित किया कि जो संदिग्ध व्यक्ति उसे गोली मार दो। ये प्रशांत कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस बात को समझिए आप, सरकार किस लेवल पे आ गई है, सरकार का ये चेहरा सामने नजर आ गया है। ठीक है, चलिए बोलिए विवेक जी, जवाब दीजिए। बहुत ही ये एक बहुत सीरियस इशू है। यहां पर एक सिंगल ब्रेड अर्नर, अपने परिवार के लिए रोटी कमाने वाले की हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या हो जाती है, जिसको मैं तो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर एनकाउंटर ही बोलूंगा। लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आज भी कोई ये सोचने तैयार नहीं है, कोई ये बोलने तैयार नहीं है कि उस परिवार के लिए क्या किया जा रहा है, उन बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, उस विधवा के लिए क्या किया जा रहा है, उनके रहने के लिए क्या किया जा रहा है। और जो राजनीति हो रही है, ये बहुत ओछी राजनीति हो रही है। विवेक जी, मैं एक अच्छी खबर दे दूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जब विवेक की पत्नी निकली है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करी है 25 लाख रुपए बेटियों के अकाउंट में उनके नाम एफडीआर की गई है और पत्नी कल्पना के नाम 5 लाख रुपए का डिपॉजिट किया गया है। तो एक अच्छी खबर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस पहली बहस में जुड़ने के लिए। फिलहाल